देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो साल 2024 की है। जगह कानपुर में एक जगह है, हनुमंत विहार। अच्छा, इस फैमिली में जो मेंबर है, पहले मैं उनका नाम बता देता हूँ। सबसे पहले इस घर के मुखिया राकेश कुमार, दूसरा का एक बेटा सुभाष। अब इस घर में सुभाष की बीवी रहती है नंद, जिसका नाम है। अच्छा, राकेश के दो और बेटे हैं। पहला का नाम नीरज, दूसरा का सुधीर। लेकिन ये नीरज और सुधीर अपना अलग जगह फ्लैट लेके रहते हैं, अलग जगह घर में रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनके घर के बीच कोई मन मुटाव है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अलग रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि उनको काम है, जॉब है, इसलिए। तब देखिए, राकेश का जो एक बेटा है सुबोध, जो उसके साथ रहता है, उसकी एक बीवी थी नंद, और सुबोध और नंद का दो बच्चे थे। तो जून का बात है, छुट्टी रहती है। तो इसी छुट्टी में नंद और दो बच्चे घर चले जाते हैं, मतलब नाना नानी घर बच्चे चले जाते हैं, यानी कि नंद अपने मायके चली जाती है। घर में केवल बाप और बेटा, यानी कि सुभाष और राकेश, यही दोनों घर में रहते हैं। तारीख कहते हैं 17 जून 2024। होता क्या है कि राकेश अपने कमरे से नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो दृश्य देखता है, उसके वो उसकी चीखें निकल जाती है। वो हैरान हो जाता है, घबरा जाता है। अब तमाम जो वहां के पड़ोसी थे, वो चीख से सुन के अंदर आते घर के। गेट खुला हुआ था। अंदर आते तो वो देख के फोन एक उसी में से पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है। अब पुलिस भी देख के हैरान, क्योंकि सामने सुभाष की लाश पड़ी हुई थी। सुभाष पूरा खून से सुभाष पूरा खून से लथपथ था। लेकिन सवाल ये कि आखिर हुआ क्या। पुलिस सबसे पहले बॉडी को कलेक्ट करती है और फॉरेंसिक टीम को सौंपती है। फॉरेंसिक टीम पोस्टमार्टम की तैयारी करती है, ले जाती है अपना जहां पे होता है। पुलिस सबसे पहले पिता से पूछती है। लेकिन देखिए, पिता खुद रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मेरे बेटा का किसने कत्ल कर दिया। पुलिस खैर इनको इंक्वायरी करनी थी, पुलिस को तो पूछताछ तो करेंगे ही। पुलिस पूछते कि आपकी बेटी के साथ किसी की दुश्मनी। राकेश बोलता है नहीं, घर में कोई आया था नहीं। अब पुलिस पूछते घर में रहता कौन कौन है, तो बताते हैं मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, दो बच्चे। तो बोलते बहू और बच्चे कहाँ है। तो राकेश बताता है वो लोग छुट्टी में गए हुए हैं, मायके गए हुए लेके अपना। पुलिस बोलते हैं ओके ठीक है। फिर इसके बाद सुभाष का फोन चेक किया जाता है, क्योंकि यार कत्ल किया गया तो कोई ना कोई अंदर आया होगा। अब अंदर प्यार से आया या जबरदस्ती, ये बात का पता करना था पुलिस को। मतलब कि अगर कोई अपना आया तो गेट सुभाष ने खोला, और कोई अपना नहीं था तो तोड़ के खोला गया होगा। तो देखिए, रात का समय था, रात का बात था, ये कत्ल हुआ रात में। तो पहले पूछती है राकेश से पुलिस की, ये बताइए कोई आने वाला था। राकेश बोलता है कि मेरे जानकारी में तो कोई नहीं आने वाला था, मैं तो सो रहा था, कुछ पता भी नहीं चला। हालांकि राकेश और ये लोग जो फैमिली थी, काफी अमीर थी ये लोग। तो घर में कूलर था, एसी था, पंखे थे। तो इस आवाज से हो सकता है कि आवाज दब गया हो। क्योंकि कत्ल हुआ तो सुभाष बचने की कोशिश किया होगा, आवाज निकाली होगी, लेकिन शायद हवाओं की जो आवाज होती है, उन्होंने इस आवाज को दबा दिया। अब पुलिस सबसे पहले सुभाष का फोन चेक करती है, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल। लेकिन पुलिस को यहाँ पे कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि कोई कॉल था ही नहीं रात का। अब पुलिस सोचती है ये कैसे हो सकता है। अरे सुभाष ने अंदर से खोला है तो किसी ने कॉल तो किया होगा, इतना रात को आ रहा होगा तो बिना बताए। अच्छा, ये नहीं मिलता। पुलिस के पास पता करना था कि ऑफिशियली हुआ क्या था। यहाँ पे गेट खोला गया, किसी ने जबरदस्ती खोला। अब इसके लिए फोरेंसिक टीम का हेल्प लिया जाता है। फोरेंसिक टीम अपना काम करती है, और फोरेंसिक टीम अपना काम करने के बाद बताती है कि गेट को अंदर से खोला गया। कोई भी फोर्सफुली एंट्री का कोई निशान नहीं है, या गेट को फोर्सफुली नहीं खोला गया। अब सवाल ये कि आखिर खोला किसके लिए गया। अच्छा, वहां पे जो तमाम लोग जुटे थे, जो पड़ोसी थे, उनसे पुलिस पूछताछ करती है कि आपने किसी को देखा आते जाते रात में। पड़ोसी बोलते हैं नहीं। फिर पड़ोसी से पूछताछ की जाती है कि घर में कोई लफड़ा उफड़ा होता है क्या। फिर पुलिस पूछती है कि नंद जो है उसकी बीवी, उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है। तो तमाम लोग बोलते हैं कि देखिए उनका बिहेवियर और ये सब नेचर सही है। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ घर में हुआ करती थी नंद की, लेकिन वो तो नॉर्मल सी थी, वो तो हर घर में होती है। ये भी सब बोलते हैं कि हमेशा जो सुभाष था, वो अपनी पत्नी नंद का सपोर्ट क्या करता था। खैर, ये तो आम घर में हर घर की कहानी है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ परिवार के बीच। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या था, मारा किसने, क्योंकि पुलिस को कोई सबूत मिल नहीं रहा था।
अच्छा, पुलिस को जिस पे भी शक था सबकी लिस्ट बनाती है पुलिस, चाहे वो घर का मेंबर हो या पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। यहाँ तक कि जो दूर उसके दो भाई थे सुधीर और नीरज, उनके भी कॉल डिटेल कॉल हिस्ट्री को निकाला जाता है। यहाँ बाप के भी कॉल हिस्ट्री को, पत्नी के भी कॉल हिस्ट्री को, और यहाँ तक सुभाष के भी कॉल हिस्ट्री को निकाला जाता है। सभी के बैकग्राउंड को अच्छे से खंगाला जाता है। तो इसको डाउट होता है पत्नी पे भी कि हो सकता है मायके गई हो, वहां से किसी को मरवाने के लिए भेज दिया हो, कुछ भी इशू हो सकता है। लेकिन अफसोस कि जो पुलिस थी उनको कुछ मिलता नहीं है, किसी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस सोचती है कि चलो एक काम करते हैं, सीसीटीवी कैमरा जो मोहल्ले में उसे चेक करते हैं। पुलिस उसे भी चेक करती है, वहां भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। अब पुलिस वहीं के जो दुकानदार होते हैं जो देर रात तक दुकान खोलते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करती है, क्या आपने किसी अनजान व्यक्ति को देखा, क्या आपको किसी पर शक है, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा कि आपको शक गया हो कि ये आदमी कोई मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि आमतौर पर ना करते हो लोग। वहां के सभी दुकानदार बोलते नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं देखा। अब पुलिस भी सोचते क्या ही कत्ल किसने किया, कोई भूत प्रेत आ गया था क्या, या कोई मतलब भूत प्रेत आया मारा उड़ गया, कि किसी को कुछ कानो कान खबर तक नहीं हुई, ना किसी ने आवाज सुनी, ना ही किसी ने किसी को देखा, ना ही कोई चीज देखी, और ना ही कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आया। गेट भी खोला गया अंदर से, आखिर खोला किसने, अनजान के तो गेट खोला नहीं जाएगा। अब पुलिस इधर जो फैमिली के कॉल डिटेल में से कुछ मिला नहीं। अब फैमिली के एक बैकग्राउंड को खंगालती है कि नीरज सुभाष के बीच कोई लड़ाई, सुधीर और सुभाष के बीच कोई लड़ाई, तमाम तरीके से पता करते हैं भाइयों के बीच कोई मतभाव, बीवी के बीच कोई मतभाव, बीवी का एक्स्ट्रा अफेयर। लेकिन अफसोस कि पुलिस को कोई कामयाबी मिलती ही नहीं। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाती है, क्योंकि वो कोशिश तो पूरा कर रही है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। अब अचानक से पुलिस के मन में एक ख्याल जाता है कि देखो यार, कुछ दिख तो नहीं रहा। मैंने तमाम तरीके से केस को सॉल्व किया, कोशिश की सॉल्व करने की, तमाम लोगों से पूछताछ की, पड़ोसियों से, ये वो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब एक ही शख्स है जो शायद कुछ छुपा रहा है और शायद कुछ बता भी सकता है, और वो है इकलौता राकेश। क्योंकि सुभाष के अलावा इकलौता उस घर में उस वक्त राकेश था। अब क्योंकि राकेश ही है, कुछ तो छुपा रहा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी शांति से कोई आए और कत्ल करके चली जाए। इसके बाद पुलिस 3 लोगों को फौरन गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करते पूछताछ के लिए। पहला राकेश, दूसरा सुधीर और तीसरा नीरज, यानी राकेश के 2 बेटों को। अब सबसे पहले राकेश के 2 बेटों से पूछताछ की जाती है। राकेश के बेटों से पूछताछ की जाती है, सुधीर नीरज से। तो बोलते हैं देखिए सर, हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने नहीं मरवाया है और नहीं मारा है, हमें कोई लालच भी नहीं है किसी चीज का। आपने चाहे तो आप हमारे बारे में पता कर लीजिए, देख लीजिए। नहीं, पुलिस पता भी तो करे क्या, ऑलरेडी सब पता करके बैठी है, कुछ इनके खिलाफ मिला ही नहीं। लेकिन अगली जो लाइन होती है सुधीर और नीरज की, वो केस का रुख बदल देती है। सुधीर और नीरज बताते हैं कि सर, हमेशा मेरे भाई जो सुभाष है उसकी अनबन मेरे पिता से रहती थी। अब जब बात पिता पे आई तो पुलिस में जरूर उनसे इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि वही इकलौते शख्स है जो कुछ बता सकते हैं। अब सबसे पहले पिता से पूछा जाता है राकेश से कि देखिए बताइए आप, कि आखिर हुआ क्या था उस रात, किसने मारा, कौन आया। लेकिन देखिए वो कहानी को बनाने लगते हैं, राकेश जो है कहानी बनाने लगता है, नई नई कहानी है, 2-4 कहानी सुना देता है। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता। फिर कहती है पुलिस आखिरी बार कि देखिए आपकी उम्र का लिहाज करके अब तक हम प्यार से पूछ रहे थे, अब आप सच बताइए, वरना हम अपने अंदाज में पूछेंगे तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये लाइन सुनते ही तोते की तरह राकेश बक देता है, और क्या कहानी है, क्या वाकई में हुआ था उस रात, वो मैं आपको बताता हूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए होता क्या है कि कहानी की रियल में शुरुआत होती है 1 साल पहले। राकेश की एक बीवी थी, कुसुम। क्या क्या 1 साल पहले अचानक कुसुम की तबीयत बिगड़ गई, तो कुसुम को हॉस्पिटल लेके गया राकेश। दवाई चली, इलाज चला, कुसुम ठीक हो गई। कुछ दिन बाद फिर बीमार होती है, फिर दवाई चलते है, फिर इलाज होता है, फिर ठीक होती है। तो देखिए फिर लगातार कुसुम बीमार पड़ने लगी। इसी बीच जब डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं हो रहा था, दवा खिलाने से ठीक नहीं हो रहा था, और ठीक हुआ था फिर खराब हो रहा था, तो अचानक से पता नहीं कहां से इसके मन में जाता है राकेश के, ठीक है किसी ने काला जादू तो नहीं किया, कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है।
अब लेकिन कर कौन रहा है, वो फिर सबको अपने घेरे में लेता है, सबके परिवार या अदर कोई पर्सन। इसी बीच उसका ध्यान जाता है नंद के ऊपर, यानी कि सुभाष की बीवी के ऊपर। इधर ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि सुभाष की बीवी हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी। तो ये बात को लेकर डायरेक्ट बोलता है, इल्जाम लगाता है नंद को कि देखो तुम जो कर रही हो बंद कर दो, तुम्हारी सासू माँ है, उन्हें बख्श दो, ये जादू टोना काला जादू मत करो। ये बात जब पता चलता है सुभाष को, तो अपनी बीवी का वो पक्ष लेने लगता है कि सर कि पापा आप किस जमाने में अब तक जी रहे हैं, ये सब आज के जमाने में होता है क्या काला जादू, आप भी क्या बात कर रहे हैं। लगातार ये सपोर्ट करने लगा इसका। लेकिन जो राकेश था उसका मन नहीं मान रहा था, उसे लग रहा था कि मेरी बहू जो है वही कुछ कर रही है। अक्सर बहू और सास के बीच लड़ाइयाँ होती थी, वैसे तो लड़ाइयाँ आम बात है बहू और सास के बीच, लेकिन राकेश ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया और इधर ये एलिगेशन लगाते गया। और इधर जो कुसुम थी उसकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। अब उसे लगता है कि ये तबीयत खराब हो रहा है, मैं इधर इल्जाम लगा रहा हूँ, कहीं और ज्यादा कुछ तो नहीं कर रही है। और फाइनली तारीख आती है 13 मार्च 2024। कुसुम आखिरी सांसें अपनी 13 मार्च 2024 को गिनती है और वो मर जाती है। इसके बाद जो राकेश था वो खुद को संभाल नहीं पाता है। उसे लगता है कि जो नंद है उसी ने मारा है, उसी ने कुछ काला जादू किया है और उसी ने मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया है। क्योंकि जब भी कुछ बोलने जाओ मेरा बेटा उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि मैं उसे कुछ बोल ना पाऊं। इसके बाद राकेश एक फैसला लेता है कि इस घर का बंटवारा होना चाहिए तीनों भाइयों के बीच। तो सुधीर, नीरज और सुभाष तीनों को बोलता है ये बात कि घर का बंटवारा किया जाए। सुधीर और नीरज ये दोनों मान जाते हैं, ठीक है कर दीजिए। लेकिन जो सुभाष था वो विरोध करता है कि पापा आपका दिमाग सही है, अभी अभी मम्मी गई है, इस सदमे से हम उजरे नहीं, आप घर के बंटवारे की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं करना कोई बंटवारा, मैं फैमिली को एक साथ रखना चाहता हूं। अब इसी बात को लेके उनके बीच लड़ाइयां होने लगी क्योंकि राकेश चाहता है घर का बंटवारा करना और ये सुभाष नहीं चाहता था। दूसरा कि राकेश को शक था कि काला जादू करती है उसकी बीवी, इसलिए इसकी बीवी मर गई। इस बात को भी लेकर अनबन, क्योंकि हमेशा प्रोटेक्ट करता अपनी बीवी को सुभाष। इसी बीच होता क्या है कि राकेश के मन में एक डाउट जाता है, डाउट में एक ख्याल आता है कि इसकी जो बीवी है उसने मेरी बीवी को चुना, मतलब छीना मुझसे। तो कहीं कुछ काश ऐसा हो जाए कि जैसे मैं अपनी बीवी के लिए तड़प रहा हूं, ये अपने पति के लिए तड़पे, यानी कि मेरे बेटे के लिए। नहीं, ऐसा होगा क्या और कैसे। इसी बीच होता क्या है कि अचानक से गर्मी छुट्टी होती है और बेटे अपने दोनों बच्चों को लेके नंद चल जाती है मायके। 16 तारीख आती है, 16 जून 2024। पता क्या है कि घर में दो लोग थे, राकेश और सुभाष। तो आपस में लोग बात करते हैं इस चीज को लेके कि देखो बेटा, मुझे पता है तुम्हारी बीवी ने कोई काला जादू किया, इसलिए मेरी बीवी मर गई और तुम पे भी काला जादू है। इधर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा और तुम उसके पक्ष लिए जा रहे हो। अब सुभाष कहता है कि क्या पापा फिर उसी बात को लेके पड़ गए, मैंने कहा ना कि अभी घर को संभालने की जरूरत है हमें, आपको आप घर का बंटवारा मत कीजिए और इस मेरी जो बीवी पे एलिगेशन है वो भी मत लगाइए। इस बात को लेकर काफी बहस होती है उस रात। खैर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन देखिए, जब बीवी घर में नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, तो ये एक अच्छा मौका था। और अचानक रात में ख्याल आता है राकेश को कि शायद अगर मैं अपने बेटे को मार दूं तो इसकी जो बीवी नंद है वो अपने पति के लिए तरसेगी, जैसे मैं अभी अपनी पत्नी कुसुम के लिए तरस रहा हूं। और शायद ये उसके लिए एक बेहतर सजा होगी। और इसके बाद वो आधी रात में उतर के नीचे आता है लाठी लेके, वो अपने ही बेटे सुभाष पे ताबड़तोड़ हमले करता है। इसके बाद सुभाष वहीं पे मर जाता है। और फिर अगले सुबह वो एक नई नौटंकी, एक नई कहानी लेके पब्लिक, पुलिस और हमारे आपके बीच आता है और अपनी एक्ट ऐसे करता है कि किसी ने उसे मार दिया। तो देखिए, आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आप अपनी कहानी पे राय रख के जाइएगा। तो आज के लिए कहानी यही थी, उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।